हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंकेट अड्डा। तो आज जो है आरसीसी ईएससी क्वेश्चन सीरीज का ये 5वां वीडियो होगा। इसमें जो है बॉन्ड एंड एंकरेज से जितने भी पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी तक इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, वो सारे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम उससे रिलेटेड जो थ्योरी होगा वो भी मैं पैरेलली आपको बताता रहूँगा। आपको इसका पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर ले, फिर जो है उस पीडीएफ को देखते हुए चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। आप यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। इन अ लिमिट स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार इज मोर देन द प्लेन बार। तो ये पूछा जो डिफॉर्म बार एंड प्लेन बार में बॉन्ड स्ट्रेस का क्या होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो प्लेन बार क्या होता है, प्लेन बार में आपका कोई भी कोरोगेशन या लग नहीं होगा। दैट मीन्स ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये बार, ये आपका प्लेन बार है, ये जो है आपका ये आपका प्लेन बार है, ओके। एंड ये सब जो बार है, ये सारे बार, ये है आपका डिफॉर्म बार। डिफॉर्म बार में क्या है डिफरेंस, इसमें क्या है आपका लग्ड है, मतलब ये जो है आपका कोरुगेशन इसमें है, जिससे कि ये बॉन्ड एक पैकिंग बनाएगा। समझ पा रही चीजों को, ठीक है। तो ये प्लेन बार हो गया, ये डिफॉर्म बार हो गया। तो डिफॉर्म बार में जो परमिसिबल टॉबीडी है वो प्लेन बार से कितना ज्यादा होता है। डिफॉर्म बार में जो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस है वो प्लेन बार से कितना ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है, बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेस होता है जब हम रेनफोर्समेंट को कंक्रीट के अंदर जब रेनफोर्समेंट रहता है, रेनफोर्समेंट जब कंक्रीट के अंदर रहता है तो कंक्रीट के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, ठीक है। कंक्रीट जो इसके आसपास रहेगा तो कंक्रीट के साथ बॉन्ड बना के रहेगा, जिससे कि इसमें स्ट्रेन डायग्राम जो है स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी बना रहे। जितना स्ट्रेन स्टील में होगा उतना ही स्ट्रेन कंक्रीट में होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स जितना कंक्रीट में स्ट्रेन होगा उतना ही स्टील में स्ट्रेन होना चाहिए। तो बॉन्ड जो है स्टील एंड कंक्रीट में जो बॉन्ड है वो तीन तरह से आता है। एक तो है एडहेशन बिटवीन द बार एंड कंक्रीट। बार एंड कंक्रीट में जो एडहेशन होगा उसके कारण जो है बॉन्ड होगा, दोनों एक दूसरे से बॉन्डेड होगा। दूसरा होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रिपिंग। दैट मीन्स जब हम कंक्रीट हमारा श्रिंक होता है तो रेनफोर्समेंट के साथ ग्रिप करता है, ओके। एंड तीसरा है मैकेनिकल रेजिस्टेंस। मैकेनिकल रेजिस्टेंस क्या हुआ, जो डिफॉर्म बार है इसमें ये लग है, देख पा रहे होगे ये लग को। ये लग क्या, इसके बीच में कंक्रीट जाके फंस जाएगा, ठीक है। कंक्रीट जब फंस जाएगा तो वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो मूव नहीं होने देगा। तो दैट इज द मैकेनिकल रेजिस्टेंस। तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो मेनली आपको डिफॉर्म्ड बार में मिलेगा। दैट मीन्स इन द डिफॉर्म्ड बार जो है, इन डिफॉर्म्ड बार ये तीनों आता है। बॉन्ड जो है एडहेशन के कारण भी होता है, फ्रिक्शन के कारण भी होता है, मैकेनिकल रेजिस्टेंस के कारण भी होता है। बट जो आपका प्लेन बार होता है, प्लेन बार में ओनली एडहेशन एंड फ्रिक्शन होता है। प्लेन बार में ओनली एडहेशन एंड फ्रिक्शन होता है। समझ पा रहे चीजों को, ओके। तो यहाँ पे जब आपका डिफॉर्म्ड बार है, क्वेश्चन में डिफॉर्म्ड बार दिया हुआ है तो उसमें मैकेनिकल रेजिस्टेंस आएगा, तो मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी आएगा। तो प्लेन बार के कंपैरिजन में डिफॉर्म्ड बार में कितना ज्यादा परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होगा। तो आईएस कोड जो बोलता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा मैकेनिकल रेजिस्टेंस इन द डिफॉर्म्ड बार बॉन्ड स्ट्रेस जो है 60% इंक्रीज हो जाता है। 60% कितना इंक्रीज होता है, 60% बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है। समझ पा रहे चीजों को, 60% परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस को हम इंक्रीज कर देते हैं, ओके। वही ये एक और कोडल प्रोविजन है, ये भी देख लीजिए। व्हेन द बार इन कंप्रेशन, सपोज आपका रेनफोर्समेंट यदि कंप्रेशन साइड में है तो जो भी बॉन्ड स्ट्रेस दिया हुआ है आईएस कोड में उसको 25% इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि कंप्रेशन के साइड में क्रैकिंग होने का चांसेस कम होता है। क्रैकिंग नहीं होगा तो बॉन्ड जो है मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे पूछा आपका इन लिमिट स्टेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म्ड बार इज मोर देन दैट इन प्लेन बार बाय 60%। आंसर क्या हो जाएगा, 60%। क्लियर है ये चीजें। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड, उसका थ्योरी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये जो है आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, 1999 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें मैं बता चुका हूँ, पहले कोड देखते हैं।
कोड में, दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ए में क्या क्या पॉसिबल, ए का ऑप्शन 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो अपने को ए यदि बॉन्ड स्ट्रेस पढ़ेंगे तो ओनली 5, 4 एंड 1 देखेंगे, इन तीनों में से कौन सा सही हो है, ठीक है। देखिए 1 क्या है, 0 एट द सेंटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, 4 क्या है, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस, 5 क्या है, 0 ऑन द सरफेस। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखिए बॉन्ड स्ट्रेस होता क्या है, मैं यहाँ पे डायग्राम बना दिया हूँ आपको। सपोज ये कंक्रीट है, ऊपर से आपको एक कंक्रीट दिख रहा होगा, ये कंक्रीट है। कंक्रीट में जो है आपका एक स्टील है, डिफॉर्म्ड बार है, वो ऐसे एम्बेडेड है। अब इस डिफॉर्म बार में जब हम ऐसे लोड लगा के खींचेंगे, सपोज ये बार रेनफोर्समेंट बाहर निकला हुआ, इसमें लोड लगा के ऐसे खींचा, तो होगा क्या, जो ये कंक्रीट के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो वो जो बॉन्ड है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, जिससे कि ये बाहर नहीं निकले। तो ये क्या कर रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा ऑन द सरफेस ऑफ स्टील। स्टील के सरफेस पे अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा। इसी अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रेस जनरेट हुआ सरफेस पे, उसी को हम बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस कैसा है, ये स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल है। ये स्ट्रेस कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस है। शियर स्ट्रेस क्यों, क्योंकि ये टेंजेंशियल टू द सरफेस है, सरफेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है, शियर ऑफ होने से रोक रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल शियर स्ट्रेस। समझ पा रही चीजों को। तो ए का अपने को पता चला, ए का जो है, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। अब देखिए ए का 4 हो गया तो अपने पास ओनली बी एंड सी में से कोई एक ऑप्शन होगा, बी एंड सी में से दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो चलिए अब बी पे चलते हैं, थर्मल स्ट्रेस देखते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, तो थर्मल स्ट्रेस में जो है, सपोज आपका कोई भी बार है, ये दोनों साइड से फिक्स किया हुआ, दोनों साइड से सपोज फिक्स किया हुआ, इसका लेंथ एल है, ठीक है। अल्फा जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और E जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो थर्मल स्ट्रेस क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू टी इंटू ई, ठीक है। इसमें अल्फा एंड ई जो है, अल्फा एंड ई ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट होगा, एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बिकॉज अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगा। समझ पा रहे चीजों को। तो हम एक तरह से हम बोल सकते हैं जो थर्मल स्ट्रेस है, जो थर्मल स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। जब भी कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम क्या बोलते हैं, वो लीनियर है, लीनियर रिलेशनशिप है। तो इसलिए हम थर्मल स्ट्रेस को हम बोलते हैं लीनियर स्ट्रेस। समझ पा रहे चीजों को। तो थर्मल स्ट्रेस का लीनियर स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस मतलब बी का 3, बी का 3 अब देखिए अपना जो बी एंड सी ऑप्शन था, अब बी का 3 किस में है, बी में, तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ओके, समझ पा रहे चीजों को। उसी तरह से सी भी देख लीजिए, हुप स्ट्रेस क्या होता है, हुप स्ट्रेस इज नथिंग बट सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को ही हुप स्ट्रेस बोलते हैं। जो भी सपोज ये आपका सिलेंडर, हाफ ऑफ द सिलेंडर दिख रहा है, तो इसके सर्कमफ्रेंस पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ये जो सर्कमफ्रेंस पे स्ट्रेस डेवलप होगा, इसी को हुप स्ट्रेस बोला जाता है। दिस इज नॉन एज हुप स्ट्रेस। ओके, टॉर्सनल स्ट्रेस, जब हमारा शाफ्ट है, ये सपोज शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगा दिया आपने, टॉर्क जब लगाते हैं तो इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होता है, और जो सेंटर पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 है, सेंटर पे कितना है, 0 है, और सरफेस पे मैक्सिमम होता है। तो टॉर्सनल में क्या आ रहा है, शियर स्ट्रेस, ठीक है, और 0 एट द सेंटर एंड क्रॉस सेक्शन, 0 एट द सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, डी का 1, डी का 1। समझ पा रहे हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन देखते, थर्ड क्वेश्चन, ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या बोल रहा है, द डेवलपमेंट लेंथ फॉर HYST दैट मीन्स Fe415 के लिए, HYST Fe415 बार इज लेस देन दैट ऑफ द माइल्ड स्टील बार। तो डेवलपमेंट लेंथ जो HYSD है, हाई इल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म, हाई इल्ड स्ट्रेंथ बार जो है, तो है हाई इल्ड स्ट्रेंथ आया, ठीक है। तो उसका जो है आपका डेवलपमेंट लेंथ वो माइल्ड स्टील के कंपैरिजन में ज्यादा है, ये बोल रहा है। द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द HYST बार इज लेस देन द माइल्ड स्टील बार। अब देखते हैं डेवलपमेंट लेंथ पहले होता क्या है। जो डेवलपमेंट लेंथ है LD, यहाँ पे आप देखिए डेवलपमेंट लेंथ को मैं जो डिनोट करते हैं वो LD से डिनोट करते हैं, ठीक है। दिस डेवलपमेंट लेंथ इक्वल टू सिग्मा ST इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 tau BD। सिग्मा ST क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंसाइल स्टील, जो टेंसाइल स्टील है उसमें परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, 5 क्या ये है, डाया ऑफ द बार है, वो जो स्टील है उसका डाया कितना है, 4 tau BD क्या है, परमिसिबल
बॉन्ड स्ट्रेस, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो माइल्ड स्टील के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा एस टी का वैल्यू जो है, सिग्मा एस टी का वैल्यू वो होता है 0.87 FY, 0.87 FY। FY क्या है? यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो 0.87 FY लिख दिया, डाया के टर्म में छोड़ दिया 4 tau BD। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया, जब FY का वैल्यू 250 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये कितना आया 54.375 डाया डिवाइडेड बाय tau BD। ओके, तो फिर HYST बार के लिए आप यदि कैलकुलेट करेंगे हाई यील्ड डिफॉर्म बार, ठीक है तो HYST बार जो है जिसको हम डिफॉर्म बार बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा दिया? Fe415 दे दिया है अपने को। तो Fe415 जब दिया हुआ है तो अपने को पता है डिफॉर्म बार के लिए जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो 60% इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज होता है? 60%। ओके, तो डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला हो गया 0.87 इंटू FY का वैल्यू कितना है? 415 डाया डिवाइडेड बाय 1.6। ये क्यों 1.6 हुआ? क्योंकि 60% इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई 1.6 इंटू 4 tau BD, ठीक है। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना है? 56.41। अब यहां से देख सकते हैं जो HYST बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ जो आया वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्लेन बार, दैट मीन्स माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील के कंपेरिजन में ये ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द HYST बार इज लेस, ये बोला है लेस, बट यहाँ पे अपने को क्या आया? ग्रेटर आया, ठीक है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब जब असर्शन गलत हो जाता है तो रीजन हमेशा सही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाता है डी, आंसर हो जाएगा डी। इफ द असर्शन इज रॉन्ग आंसर विल बी डी, ठीक है। रीजन देख लीजिए, द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर HYSD Fe415 बार इज मोर देन दैट ऑफ माइल्ड स्टील प्लेन बार। तो वही तो ये तो बता ही दिया था, tau BD इज ग्रेटर देन 60%, मोर देन होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सी द क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, bar that extend into the simple support must be able to develop their full strength at designated point 1 so that their moment capacity is more than the bending moment at that point. The clauses of the code requires that. अब ये जो क्लॉज है कोड का वो क्या रिक्वायर करता है? इनमें से ये 3 स्टेटमेंट दिया, 3 आपको एक्सप्रेशन दिया है, ये तीनों रिक्वायर्ड करता है, या 1 रिक्वायर्ड है, या 2 रिक्वायर्ड है, या 3 रिक्वायर्ड है। अब देखिए क्या है, जो IS कोड IS 456-2000 वो बोलता है आपका एट अ सिंपल सपोर्ट एंड एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अपने को क्वेश्चन में क्या था? सिंपल सपोर्ट है, ठीक है। अपने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? सिंपल सपोर्ट, ठीक है। तो IS कोड जो क्लॉज लिखा हुआ सिंपल सपोर्ट और एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सिंपल सपोर्ट एंड एट अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉजिटिव मोमेंट टेंशन एनफोर्समेंट, जो टेंशन का एनफोर्समेंट है, ठीक है, पॉजिटिव मोमेंट टेंशन एनफोर्समेंट शैल बी लिमिटेड टू द डायमीटर, शैल बी लिमिटेड टू ए डायमीटर सच दैट। अब जो ये टेंशन एनफोर्समेंट है आपका, इसका डाया जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, दैट मीन्स कम होना चाहिए, जिससे कि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो। क्या एक्सप्रेशन? लिमिटेड टू द डाया सच दैट LD डेवलपमेंट लेंथ शुड बी लेस देन M1/V प्लस L0। M1 क्या है? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अ मोमेंट एट दैट सेक्शन। सपोज ये कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट है, इसके बाद जो है अपने को इन्फोर्समेंट नहीं चाहिए था, ठीक है। वहाँ इसके बाद मोमेंट जो है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन्फोर्समेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे कर्टेल नहीं करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा फिर से, और ये जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे दैट इज द डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। और जहाँ पे ये पॉइंट 1 है, तो पॉइंट 1 पे जो मोमेंट आ रहा है, ठीक है, दैट इज M1। भी क्या है? इस पॉइंट 1 का फैक्टर्ड शियर फोर्स कितना आ रहा है, प्लस L0, ठीक है। तो ये जो है टर्म, इसका वैल्यू LD से ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए। अब ये नीचे आइए सेकेंड वाला एक्सप्रेशन, यहाँ पे 1.3 M1/V प्लस L0, 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारा सिंपल सपोर्ट होता है, मतलब जब आपका रेनफोर्समेंट जो है, ये जो रेनफोर्समेंट है, ये सपोर्ट उस पर कंप्रेसिव रिएक्शन लगाएगा। जब सपोर्ट रेनफोर्समेंट पे कंप्रेसिव रिएक्शन लगाएगा तब आप 1.3 यूज करना है आपको, 1.3 M1/V प्लस L0।
ओके, यहाँ तक समझ पा रहे चीज़ों को। और एल डी का वैल्यू जो हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, एल डी इक्वल टू सिग्मा एस टी 5/4 टॉ बी डी। तो इस एल डी की जगह मैंने वो वैल्यू पुट किया सिग्मा एस 5/4 टॉ बी डी। तो यहाँ से जो डाया का वैल्यू क्या होना चाहिए और मैक्सिमम क्या होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, तो वो एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। तो ये जो टेंशन एनफोर्समेंट है ना, ये टेंशन एनफोर्समेंट, इसका डाया जो है इससे कम होना चाहिए। समझ पा रहे चीज़ों को? दैट मीन डाया शुड बी लेस देन दिस एक्सप्रेशन। फाइन। अब देखिए स्टेटमेंट 1 देखिए। स्टेटमेंट 1 क्या लिखा हुआ है, एल डी दैट शुड बी लेस देन 1.3 m1 में v प्लस एल नोट, ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1। समझ पा रहे? सही है। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एल डी का वैल्यू पुट कर दिया है, बाकी तो सेम है, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 क्या लिखा हुआ है, फाई को इधर रखा, बाकी को इधर, फाई को इधर रखा, बाकी को इधर लेके चला गया, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। फाइन, आई थिंक आपको समझ आ गया। सी द क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एंड रीजन है। असर्शन क्या दिया हुआ है आपका, टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम आर बेंट एट अ सुटेबल प्लेस। अब देखिए असर्शन का मतलब क्या है, सपोज ये अपना बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर यूडीएल लग रहा है। तो इसका जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे आप, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, ये पैराबोलिक बनेगा, सेंटर पे सबसे मैक्सिमम और जो है बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होता जाएगा दोनों साइड में। अब जब बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे सपोज कुछ नंबर ऑफ बार्स का रिक्वायर्ड हुआ, अब जब हम इसके दोनों साइड मूव करेंगे, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार का रिक्वायरमेंट कम होगा। समझ पा रहे? अब नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट बार का रिक्वायरमेंट कम होगा तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा बार है उसको बेंट कर देते हैं, बेंट अप बार, यहाँ से बेंट किया, ऊपर उठाया, ऐसे कर दिया, फिर कुछ डिस्टेंस पे हम बेंट अप करते चले जाते हैं। और जब बेंट अप करते तो ये बेंट अप बार जो है एक तरह से शियर को रजिस्ट करने में हेल्प करता है अपने को। इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए यहाँ पे बार का जरूरत है नहीं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू बहुत ही कम है, मोमेंट का वैल्यू बहुत ही कम है। तो इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम इसको बेंड कर देते हैं। ठीक है, बेंड करने से क्या होगा, ये शियर को रजिस्ट करेगा। फाइन, तो असर्शन ए जो है करेक्ट है। असर्शन ए यही बोल रहा है, टेंसाइल एनफोर्समेंट बार एट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बीम आर बेंट एट ए सुटेबल प्लेस। सही है ये स्टेटमेंट। ओके, नाउ रीजन देखो, बेंट टेंसाइल एनफोर्समेंट बार, ये जो बेंट टेंसाइल एनफोर्समेंट बार है, ठीक है, ये जो बार है इसके बारे में बोल रहा है, बेंट टेंसाइल एनफोर्समेंट बार इन ए रेक्टेंगुलर बीम रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट एंड प्रोवाइड लोकल बॉन्ड स्ट्रेस। ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर रहा है अब, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगा, ये शियर को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बोला बेंट टेंसाइल एनफोर्समेंट बार इन ए रेक्टेंगुलर बीम रेजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ए इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, सो आंसर विल बी सी। ओके, यहाँ पे मैं वही एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ, बेंडिंग मोमेंट इज वेरीज अलोंग द स्पान, सो नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड आल्सो वेरिंग। ओके, सो एट अ लोकेशन ऑफ लेस बेंडिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट बेंट अप टू वर्क एज अ शियर रेनफोर्समेंट। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया हुआ आपका, रेनफोर्समेंट दैट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर फ्लेक्चर बियॉन्ड ए सर्टेन सेक्शन shall however be extended by d or 12 phi whichever is greater before being curtailed। इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझिए इसका, स्टेटमेंट 1 का। सपोज ये अपना बीम था और बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर लोडिंग लग रहा है, लेट अस एज्यूम दैट यूडीएल इसके ऊपर लग रहा है, यूडीएल इसके ऊपर लग रहा है। ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा ही बनेगा आपका, मैक्सिमम m1 m2, मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है m1 है। ओके, अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के करस्पॉन्डिंग हमने रेनफोर्समेंट निकाला, तो कितना आया, 12 mm डाया का 6 नंबर ऑफ बार है, 12 mm डाया का कितना है, 6 नंबर ऑफ बार है। ओके, समझ पा रहे चीजों को? फाइन, अब क्या है, जो m2 है यहाँ पे ओनली अपने को 4 बार ही चाहिए, 6 नहीं चाहिए था। इसके बाद से अपने को 4 नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट चाहिए, 6 नहीं चाहिए। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्टेल नहीं करते, यहाँ पे जो है रिमेनिंग बार को हम 2 बार को कट नहीं करते हैं। ये टीसीपी का होता है ट्रू
टीसीपी होता है ट्रू कट पॉइंट, ट्रू कटिंग पॉइंट, और टीसीपी आप होता है, सॉरी, टीसीपी होता है थियोरेटिकल कटिंग पॉइंट, थियोरेटिकल कटिंग पॉइंट, ओके, कटिंग पॉइंट। एंड एसीपी होता है एक्चुअल कटिंग पॉइंट, एक्चुअल कटिंग पॉइंट। समझ पा रहे चीजों को? तो हमें एक्चुअल में यहीं पे टीसीपी के लोकेशन पे ही अपने को 4 नंबर ऑफ बार चाहिए था, ठीक है, 6 नहीं चाहिए था, 2 हमें कट कर लेना चाहिए था, बट हम यहाँ पे कट नहीं किए। हमने क्या किया, एक डी और 12 है, इन दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा उतना मैंने एक्सटेंड किया, उसके बाद यहाँ पे जाके 2 बार को हमने कट किया, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट पे जाके हमने 2 बार को कट किया, इसके बाद से इधर 4 बार आया। समझ पा रही चीजों को? तो वही लिखा हुआ है, हाउएवर जहां पे आपको जरूरत नहीं है वहां से आप डी और 12 व्हिचएवर इज ग्रेटर बिफोर बीइंग कर्टेल्ड, कर्टेल करने से पहले इतना ये एक्सटेंड कर देना है अपने को। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ये समझ पा रहे डायग्राम? तो सपोज यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 4 जो है कर्टेल यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम इतना एक्सटेंड कर देंगे, ओके, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट यहाँ पे है। इसी तरह से दोनों साइड में ये सिचुएशन होगा, ठीक है, समझ पा रही चीजों को? तो 1 इज अ करेक्ट। कमिंग टू द सेकेंड, एट लीस्ट हाफ ऑफ द बार शुड बी बेंट ऑफ एट द कट ऑफ पॉइंट। अब जहां पे हम कट ऑफ कर रहे हैं, जैसे एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट ये है, कटिंग पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा जरूरत नहीं है जो हाफ ऑफ द बार कट होना चाहिए। जितना आपको जरूरत है उतना ही कट करना है, यहाँ पे जितना कट कर सकते हैं, ओके। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द बार शुड बी बेंट, या तो कट कर दो, कर्टेल कर दो, या बेंट कर दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हाफ ऑफ द बार बेंट ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये गलत है आपका। कमिंग टू द थर्ड, अब थर्ड बोलता है जैसे हमने एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट पे हमने जाके, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट ये है, एक्चुअल कट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे जाके हमने कट किया, ठीक है, समझ पा रही चीजों को? यहाँ पे जाके जब 2 बार को कट किया तो यहाँ का इस लोकेशन का जो शियर फोर्स था, इस बीम में शियर फोर्स भी था। अब इस लोकेशन का शियर कैपेसिटी जो होना चाहिए, शियर कैपेसिटी वो 1.5 टाइम्स हायर देन जो यहाँ पे शियर फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो वही ये स्टेटमेंट आपको बोल रहा है, द शियर कैपेसिटी एट कट ऑफ पॉइंट शुड बी एट लीस्ट 1.5 टाइम्स द शियर फोर्स एट दैट सेक्शन, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। सो 1 and 3 इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर है? सी द क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग्स है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोड देखते हैं, ठीक है। कोड में क्या देख रहे हैं, ए का जो है या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, ठीक है, 1 and 4। तो ए में क्या है, ए में है आपका फुटिंग स्लैब, टेंसाइल एनफोर्समेंट। फुटिंग स्लैब जो होता है उसमें जो टेंसाइल एनफोर्समेंट होता है, अब 1 and 4 देखिए, 1 है LD/3 इंटू द सपोर्ट, LD फ्रॉम द कॉलम फेस। इसको यदि कॉमन सेंस से भी यदि सोचते, फुटिंग में क्या होगा, कॉलम के नीचे फुटिंग होगा तो आंसर 4 ही होगा, ठीक है, 1 तो होगा नहीं, तो 4 ही आंसर होगा, समझ पा रहे? या फिर आप यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे देख लीजिए फुटिंग का, फुटिंग में जो है, फुटिंग के केस में देखिए जो ये जो है एनफोर्समेंट वो LD डिस्टेंस यहाँ पे एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, फुटिंग में कॉलम का एनफोर्समेंट फुटिंग में LD डिस्टेंस तक, ओके, फुटिंग स्लैब में। तो क्या हो जाएगा, ए का 4, फाइन, ए का 4 हो जाएगा। तो अब 2 ऑप्शन बच रहा, सी एंड डी में से कोई एक आंसर होगा। चलिए बी देखते हैं। बी क्या है आपका, कैंटिलीवर बीम टेंसाइल एनफोर्समेंट, कैंटिलीवर बीम टेंसाइल एनफोर्समेंट बी, और बी का क्या हो सकता है, 3 and 2, ठीक है। 3 देखिए LD इंटू द सपोर्ट, 2 है 6, 5 और 135 डिग्री बेंड। अब कैंटिलीवर जो बीम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंटिलीवर बीम है ये, ठीक है। अब ये जो एनफोर्समेंट है ये सपोर्ट से LD डिस्टेंस एक्सटेंड होगा, ठीक है। सपोर्ट में कितना डिस्टेंस दिख रहा है, LD, ओके। तो LD इंटू द सपोर्ट 3, तो B का 3 हो गया। तो आंसर आपको पता चल गया, C इज द करेक्ट आंसर, 4, 3 एंड C का आप देख लेते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम टेंसाइल एनफोर्समेंट, तो ये सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें जो टेंसाइल एनफोर्समेंट है, ओके, तो टेंसाइल एनफोर्समेंट जो है
LD/3 इंटू द सपोर्ट, सपोर्ट में कितना डिस्टेंस रहता है LD/3, सो इट शुड नॉट बी लेस देन LD/3, LD/3 से ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं होना चाहिए सपोर्ट में एक्सटेंड। ओके, सो 1 सी का 1 हो गया आपका। डी देख लीजिए, बीम शियर स्टीरअप्स, बीम में जो शियर स्टीरअप्स होता है, अब उसके बारे में देख, तो यहाँ पे आप डी देखिए, ये शियर स्टीरअप्स में दिखा रखा हूँ बीम में, तो ये जो शियर स्टीरअप्स है, स्टीरअप देख सकते हैं आप, इसको बेंड किया जाता है। सपोज यहाँ पे 90 डिग्री में बेंड है, स्टीरअप्स कितना पे बेंड है 90 डिग्री पे, यहाँ पे स्टीरअप्स का जो एंड है वो 90 डिग्री पे बेंड है, तो ये कितना एक्सटेंड होना चाहिए बेंड करने के बाद, तो वो 85 है। जैसे यहाँ पे 135 डिग्री से बेंड है, ये ऐसे गया फिर ऐसे बेंड हो गया 135 डिग्री से, तो 135 डिग्री से जब बेंड होगा तो कितना ये डिस्टेंस होना चाहिए एक्सटेंशन 65। ठीक है, जब आपका 180 डिग्री, देखिए यहाँ से ऐसा गया ऐसा 180 डिग्री से बेंड है, तो कितना होगा ये 45। ओके, अब देखिए यहाँ पे 65 किसके लिए है 135 डिग्री बेंड के लिए, 65 किसके लिए 135, सही है। सो आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये वाला यदि सही लगता है, जैसे आज मैं बता रहा हूँ पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, एक एक चीज़ यहाँ पे मैं डिटेल में करके बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिस कोई भी ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको गेट में हेल्प करेगा, कोई भी SSC JEE दे रहे हैं या कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विस का दे रहे हैं, तो सब में हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।